जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस भी धर्म में आपका स्वागत करता हूं और अपने मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज को दोस्तों आगे बढ़ाता हूं। और इस कड़ी में आज हम लोग जो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी उसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग तीन क्या देखेंगे दोस्तों, अंग्रेजों की नीतियां देखेंगे जिसमें हम लोग रिंग ऑफ फेंस को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सहायक संधि के बारे में और डलहौजी की हड़प नीति के बारे में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। और आपको सबसे पहले बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों डेली 9:30 बजे क्या होता है, क्यूज चलता है। तो वहाँ जुड़ करके आप डेली 10 से 15 मिनट का क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। एक बार दे करके देखिएगा, आपको अच्छा ही लगेगा। और फाफ हमारे टेलीग्राम हमारे यूट्यूब पर दोस्तों जो क्यू क्रिजन सीरीज चलाई जा रही है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही जो प्रश्न आए हुए हैं उसको दोस्तों हम डालते हैं, तो उससे भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी तो हमारा जो वीवीआई का 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दोस्तों डेली आ ही रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग क्या, रिंग फेंस की नीति। रिंग फेंस की नीति क्या थी, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस क्या था। तो सबसे पहले जानिए कि इसे लागू किसने किया। तो लागू दोस्तों इसको किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग जो 1772 में क्या आया था, ये बंगाल का दोस्तों आपका गवर्नर बन करके आया था, किंतु बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आती है, तो उसके बाद क्या आता है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्तों कहलाने लगता है। अब बात है दोस्तों कि वॉरेन हेस्टिंग को क्या आवश्यकता पड़ गई रिंग फेंस की नीति लाने के लिए। तो आपको पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों को अच्छा खासा जो क्षेत्र होता है दोस्तों उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। उस क्षेत्र को दोस्तों बचाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो नीतियां लानी ही थी। तो वही नीति कौन लाता है दोस्तों, ये वॉरेन हेस्टिंग लाता है। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो समझिए इसका उद्देश्य क्या था। तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य कंपनी के क्षेत्रों को सुरक्षित रखना था। मतलब जो कंपनी जिस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाए हुए थी उसको सुरक्षित रखना था। इसमें पड़ोसियों के साथ गठबंधन करना और उसे सैन्य सहायता देना शामिल था। अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम बंगाल की बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि हमारा ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है, यहाँ पर क्या है आपका बंगाल है, यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों बंगाल है। एक मिनट, क्या करना है दोस्तों कि जो हमने कब्जा किया, मतलब अंग्रेजों ने जो कब्जा किया उस क्षेत्र को दोस्तों सुरक्षित रखना। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए आपको बता रहे थे कि ये अपना हो गया यहाँ भारत, मान लीजिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये बंगाल का क्षेत्र जहाँ पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार जमाए हुए। यहाँ मान लीजिए कि ये दोस्तों क्या है, मराठे हैं, क्या है मराठे। अब अंग्रेजों को डर लग रहा है कि मराठे कभी हम पर हमला ना कर करके हमारे जो भी प्रांत है, मतलब जिस पर हम अधिकार किए हैं उस पर कब्जा ना कर ले। तो ये डर को खत्म करने के लिए क्या चाहिए अंग्रेजों को, तो ये चाहिए, इनको चाहिए सुरक्षा। तो सुरक्षा कैसे मिलेगा, तो जो भी इनके आसपास के पड़ोसी देश है, मतलब कि राज्य है, जैसे आपका अवध हो गया और भी जो भी है, उनसे क्या करेगा, उनसे दोस्तों बनाएगा अपना अच्छा संबंध। मतलब कि उसको एक तरह का अपना आवरण के रूप में, सुरक्षा आवरण के रूप में दोस्तों क्या करेगा, काम करेगा। समझिए रिंग ऑफ फेंस मतलब एक तरह का आवरण ही हो गया, जिसको हम बफर जोन के नाम से भी जानेंगे आगे। तो आवरण के रूप में क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। मतलब कि वहां पर क्या करेगा, उनसे संधि करेगा, लेकिन वहां पर संधि में क्या कहेगा, संधि में क्या है कि मान लीजिए कभी भी कोई भी बाहरी शक्ति क्या करता है, हम पर आक्रमण करता है, तो आप क्या कीजिएगा, हमारी सहायता कीजिएगा। सहायता क्यों कीजिएगा, क्योंकि हम आपको क्या करेंगे, सैनिक सहायता देंगे। मतलब कि सहायता तब कीजिएगा, हमारी सेना क्या करेगी, आपके सहयोग के लिए कार्य करेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों हम, इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा बफर जोन के बारे में। मतलब कि इसमें जो अन्य देश होंगे, मतलब जो अन्य प्रांत होंगे, अंग्रेजों के लिए क्या करेंगे, बफर जोन का काम करेंगे। बफर जोन मतलब दोस्तों एक तरह का आवरण के रूप में काम करेंगे। क्या करेंगे, आवरण के रूप में। जैसा देखिए क्या है, तो रिंग फेंसिंग से पड़ोसी राज्यों को बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो कंपनी के क्षेत्रों के लिए सुरक्षात्मक दीवार की तरह काम करता था। जैसे मान लीजिए कि आप, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसका यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक तरह का अपना साम्राज्य, वहाँ पर अपना राजपाट चला रहा है। अब ए नाम के व्यक्ति को सी नाम से व्यक्ति से क्या है दोस्तों, भय है कि क्या करे, हम पर कभी ना कभी आक्रमण कर दे। अब आक्रमण ना कर दे, आक्रमण से बचने के लिए क्या करेगा, ये बी नाम के व्यक्ति को दोस्तों क्या करेगा, गठबंधन करेगा। क्या करेगा, गठबंधन मतलब कि सहयोग करेगा। किसकी, तो सुरक्षा सहयोग। मतलब कि मान लीजिए कि सी नाम का व्यक्ति कभी भी इस पर आक्रमण करता है, तो ये जो बी नाम का व्यक्ति है क्या करेगा, तो इसका बचाव करेगा। कैसे, तो ये एक तरह का आवरण बना करके
एक तरह घेरा बना करके दोस्तों क्या करेगा, इसकी सुरक्षा करेगा। घेरा कैसे बनाएगा, तो जो ए नाम का व्यक्ति है इसकी जो सेना है ये क्या करेगा, इसको बी नाम के व्यक्ति को दोस्तों इसको सैन्य सहयोग देगा, तभी तो ये दोस्तों इसका सहायता करेगा, इसकी भी सेना रहेगी और इसका ए नाम के व्यक्ति का भी सेना रहेगा। तो यही क्या था दोस्तों अंग्रेजों की ये पॉलिसी थी, रिंग फेंस, जो क्या लाया था ये आपका प्रारंभ में जब ब्रिटिश जो मतलब जो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो धीरे धीरे जब क्या कर रहे थे अपनी जो विस्तारवादी नीति थी उसको जब बढ़ा रहे थे प्रारंभ में, तो यहाँ पर क्या था सबसे पहला नीति दोस्तों यही था जो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लाया गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रिंग फेंस की नीति समझ में आ गई होगी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अगली जो नीति है इनकी। तो दूसरा है दोस्तों ये क्या है आपका, ये सहायक संधि की नीति, जिसको सब्सिडरी अलायंस के नाम से जानते हैं। तो ये सहायक संधि क्या है, तो सहायक संधि को बहुत अच्छे से समझिएगा क्या है। तो जैसा कि हम लोग रिंग फेंस नीति में देखें वहां पर क्या था, तो वो अपना सुरक्षात्मक एक तरह का आवरण का इस्तेमाल कर रहे थे जो भी पड़ोसी इनके राज्य है अंग्रेज के, मतलब कि जो भी मतलब बंगाल के अगल बगल में या कोई भी जहाँ पर इनका प्रांत है वहां पर जो अगल बगल के पड़ोसी है उनको एक तरह का आवरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। वहां पर मतलब ये अपना विस्तारवादी नीति को दोस्तों बढ़ाने का काम नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो सहायक संधि आता है यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक विस्तारवादी नीति का प्रारंभ मतलब कि शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो सहायक संधि लाया किसने था, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया था दोस्तों। लॉर्ड वेलेस्ली जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आता है 1798 में और 1806 तक रहता है, मतलब इसका जो 8 साल का कार्यकाल रहता है दोस्तों, इसमें ये अंग्रेजों का जो विस्तार होता है उसको बहुत आगे तक दोस्तों ले जाता है। अब बात होता है कि ये सहायक संधि क्या था, तो यहाँ पर था दोस्तों कि प्रांत की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना रखना। किसकी प्रांत की सुरक्षा, तो मतलब जो भी भारतीय रजवाड़े हैं, अब भारतीय रजवाड़े हैं उनको क्या है एक दूसरे से भय है। मान लीजिए कि मराठा को भय है हैदराबाद से, हैदराबाद को भय है मराठा से, मैसूर मराठा को भय है मैसूर से, मैसूर को भय है आपका किससे, तो हैदराबाद से। तो इस तरह से क्या है आपस में ही इनको भय रहता है, तो ये भय का फायदा कौन उठा रहा है, तो ये भय का फायदा उठाएंगे कौन, तो अंग्रेज। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं सहायक संधि, ये सबसे पहले जो विचार किसके दिमाग में आया था, तो ये दोस्तों एक फ्रांसीसी गवर्नर थे जिनका नाम था डुप्ले, जिनका नाम था डुप्ले। डुप्ले के दिमाग में दोस्तों ये नीति आती है क्या, कि हम अपनी सैनिक सहायता दे करके क्या करेंगे, जो अंग्रेजी मतलब भारतीय रजवाड़े हैं उनके क्षेत्र पर अपना क्या करेंगे विस्तारवादी नीति को फैलाएंगे। ये दिमाग में आता है सबसे पहले किसके, डुप्ले को। लेकिन इसको व्यापक तौर पर इस्तेमाल कौन करता है दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन डुप्ले को ये मौका नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत करता है। लेकिन जब इसको फ्रांसीसी सरकार जब वापस बुला लेती है तो वहीं पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर फ्रांसीसियों का जो पतन होता है शुरू हो जाता है, और बाद में व्यापक तौर पर जो सहायक संधि को लागू करने का काम करता है वो अंग्रेजी जो गवर्नर रहते हैं लॉर्ड वेलेस्ली दोस्तों। लेकिन दिमाग में किसका आया था, सबसे पहले डुप्ले का आया था। तो यहाँ पर क्या बता रहे थे आपको, हम बता रहे थे कि प्रांत की सुरक्षा, किसकी प्रांत की सुरक्षा, तो जो हमारे भारतीय रजवाड़े हैं क्या है एक दूसरे से उनमें वैमनस्य की भावना है, उनको डर है कि कभी ना कभी कोई दूसरे शक्ति मतलब कि जो कि दूसरे जो रजवाड़े हैं वहाँ पर आक्रमण करके हमारे जो प्रांत है हमारे साम्राज्य उस पर अधिकार न करे। तो उस भय से क्या कर रहे हैं, तो ये अंग्रेजों के साथ संधि कर रहे हैं। कैसी संधि कर रहे हैं, तो सहायक संधि कर रहे हैं। ये सहायक संधि में होता क्या था, तो सहायक संधि में क्या होता था कि अंग्रेज क्या करते थे कि जिस रजवाड़ा या मान लीजिए कि हैदराबाद क्या किया, अंग्रेज से दोस्तों किया सहायक संधि, तो अंग्रेज क्या करेंगे हैदराबाद की जो हैदराबाद है उनकी जो भी नीतियां हैं, जो विदेश नीति हो या कोई भी नीति हो, उस सब किसके अंडर में आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा अंग्रेजों के अंडर में। मतलब कुछ भी कार्य करना है हैदराबाद के लिए वो सब तय कौन करेगा दोस्तों, तो अंग्रेज करेगा। साथ साथ अंग्रेज क्या करेगा, तो हैदराबाद की सुरक्षा के लिए अपनी अंग्रेजी सेना देगा, लेकिन उसका खर्च कौन उठाएगा, तो उसका रहने का खाने पीने का सब कुछ खर्च उठाया कौन, तो हैदराबाद के जो भी नवाब होंगे निज़ाम होंगे क्या करेंगे, वो उसका खर्च दोस्तों उठाएंगे। मतलब कि सैनिक सहायता हम दे रहे हैं आपको, तो पूरा खर्च दोस्तों उठाना है आपको। मतलब कि जो जिनके यहाँ अंग्रेज की सेना रहेगी उनको दोस्तों उठाना था। तो ये क्या था, यही था ये दोस्तों सहायक संधि। उसको हम थोड़ा सा और विस्तृत रूप में जानते हैं। तो आगे आइए कुछ इसके मुख्य बिंदु के बारे में जानते हैं, जो सहायक संधि के कुछ नीति के बारे में, जो नीति है उसके मुख्य बिंदु पर बात करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम ब्रिटिश सेना की तैनाती। ब्रिटिश सेना की तैनाती मतलब कि मान लीजिए कि आप सहायक संधि अंग्रेजों के साथ कर रहे हैं, तो आपके राज्य में क्या होगी, ब्रिटिश सेना तैनात होगी। मतलब ब्रिटिश सेना जाएगी आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन इसका खर्चा कौन उठाएगा, तो इसका खर्चा आप ही उठाइएगा, ना कि ब्रिटिश सरकार उठाएगी। इसका खाने का, रहने का, पीने का जो भी होगा खर्चा सब आप उठाइएगा। उसके बाद बात करते हैं अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ साझेदारी पर प्रतिबंध। अगर आप सहायक संधि अपना लिए हैं
तो जो भी भारत में अन्य यूरोपीय शक्ति है, पुर्तगाल हो, फ्रांसीसी हो, डच हो, तो उसके साथ क्या कीजिएगा, आप साझेदारी नहीं कर सकते, मतलब उससे किसी तरह कोई संबंध आपको नहीं रखना है। ये इस संधि की दोस्तों क्या थी, मुख्य बातें थी। उसके बाद अन्य भारतीय शासकों के साथ बातचीत पर प्रतिबंध, ये भी प्रतिबंध लगा दिया था कि जो भी आपके खुद के जो आपके भारतीय भाई है, मतलब कि जो भी पड़ोसी है, उसके साथ भी क्या करना है, आपको संबंध नहीं रखना है। क्योंकि अंग्रेजों को भय था कि अगर मतलब मान लीजिए कि हैदराबाद क्या किया दोस्तों, हैदराबाद सहायक संधि अपना लिया, हैदराबाद क्या है, सहायक संधि अपना लिया, लेकिन ये क्या कर रहा है, हैदराबाद जो इसके पड़ोसी राज्य उसके साथ अच्छे संबंध बना रहा है। क्योंकि अंग्रेजों को तो पता है कि जो हमारी नीति है वो अच्छी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि क्या करेगा हैदराबाद या कोई भी रजवाड़े वो विरोध करेंगे, तो विरोध से बचने के लिए क्या करना है कि जो भी सहायक संधि अपना रहे हैं उनके पड़ोसियों के साथ उनके संबंध विच्छेद कर दीजिए, मतलब उनको जो पड़ोसी है उनसे मतलब ये किसी तरह का बातचीत हो, साझेदारी उस तरह का रहने नहीं दीजिए, तो आगे चलकर हमारे लिए समस्या नहीं बनेगा। इस तरह की नीति क्या किया था अंग्रेजों दोस्तों, अंग्रेज इस सहायक संधि में दोस्तों लाए थे। आगे बात करते हैं सुरक्षा का आश्वासन। एक सुरक्षा का आश्वासन कौन देगा, तो अंग्रेज देगा। क्या करेगा, सहायक संधि अपना रहे हैं तो आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, आप अगर आप सहायक संधि अपना लिए हैं तो आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी क्या है, तो हमारी है। हमारी सेना आपकी सुरक्षा के लिए क्या है, हमेशा तत्पर रहेगी। तो वही बात है कि बदले में क्या करेगी ब्रिटिश, अगर आप अपनाते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों के विदेशी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया। उसके बाद संप्रभुता का हनन। संप्रभुता मतलब कि आपकी जो अपनी निजी स्वतंत्रताएं हैं वो खत्म हो जाती है। अगर आप सहायक संधि अपना लिए हैं तो आपका जो भी निजी स्वतंत्रता है, मतलब कि आप सोच रहे हैं कि हम ये काम करें, इसके साथ ये संबंध बनाएं, तो जो भी सहायक संधि अपनाने से पहले जो भी आप कार्य करते थे वो सारे कार्य क्या होगा, आपका बंद हो जाएगा। मतलब कि आपकी आंतरिक नीति से लेकर के बाह्य नीति तक, मतलब कि आपकी विदेश नीति पर किसका अधिकार हो गया, तो अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मतलब अंग्रेज जैसा चाहेंगे आपको वैसा घुमा सकते हैं, मतलब आप संप्रभु नहीं है। संप्रभु कहने का मतलब कि आप अपने राज्य का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अब आपके राज्य की जो निर्णय की जो भी मतलब कि नीति निर्माण करना है, कुछ भी करना है, वो कौन करेंगे, वो अंग्रेज करेंगे। अब बात करते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। अब नीति जब लाया, सहायक संधि आया, तो जरूर ना कुछ ना इसका परिणाम होगा। तो परिणाम क्या हुआ, तो ये ब्रिटिश साम्राज्य का दोस्तों विस्तार हुआ। जाहिर सी बात है कि अंग्रेज द्वारा जो सहायक संधि लाया गया था लॉर्ड मेलविल द्वारा, तो इसका उद्देश्य था क्या करना है, तो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। तो क्या हुआ था, इसमें बहुत सारे आपको हम दिखाएंगे कि जो भी भारतीय प्रांत थे क्या थे, वो अंग्रेजों की जो सहायक संधि थी उसको दोस्तों अपनाए थे। और सहायक संधि अपनाने के बाद अंग्रेजों को क्या हुआ था, उन प्रांतों पर अधिकार करने में ज़्यादा कुछ समस्या नहीं आई थी दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कि भारतीय शासकों की शक्ति का क्षय। जो भारतीय शासक थे उनके शक्ति का क्षय, मतलब कि शक्ति में दोस्तों कमी होनी शुरू हो गई थी। क्योंकि पूरी जो नीति व्यवस्था है वो सब किसके हाथ में दे दिए थे, तो वो अंग्रेजों के हाथ में दे दिए थे। अपना जो संप्रभुता है वो बिल्कुल तरह से खो दिए थे। तो ये बात है कि सहायक संधि के तहत भारतीय शासकों की शक्ति और स्वायत्ता, मतलब कि जो स्वतंत्रता है वो कम हो गई, क्योंकि वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में थे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जैसा चाहेगी वो ऐसा काम कर सकते हैं दोस्तों। आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण कैसे हो रहा है, तो आपको बताए थे कि हमारी सेना, अंग्रेजों की सेना आपकी सहायता के लिए रह रही है, तो उसका जो भी खर्चा होगा, वेतन होगा, रहने का होगा, जो भी होगा, सब चीज़ कौन उठाएगा, तो जिस राज्य में दोस्तों रह रहा है वो राज्य उठाएगा दोस्तों। उससे किसका किसका पैसा जा रहा है, किसका आर्थिक शोषण हो रहा है, तो जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य का दोस्तों आर्थिक शोषण हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, कमजोर हो रही है दोस्तों। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य थे, ऐसे प्रांत थे जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों की जो सहायक संधि थी दोस्तों उसको अपनाया। तो सबसे पहले दोस्तों हैदराबाद, जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ये सहायक संधि दोस्तों अपनाया था 1798 में। याद रखिएगा, अगर कभी प्रश्न बन जाता है कि सहायक संधि अपनाने वाला पहला भारतीय प्रांत कौन था, तो हैदराबाद का निजाम जो 1798 में दोस्तों अपनाया था। उसके बाद दूसरा जो था आपका मैसूर और तंजौर, इसी को तंजावुर भी बोलते हैं, तंजौर को ही हम लोग, ये 1799 में, जब 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर होता है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद मैसूर के साथ क्या करता है लॉर्ड ब्रेंजली, सहायक संधि करता है और मैसूर पर जो वहाँ के वाडियार वंश की स्थापना करते हैं और चिक्का कृष्णराज तृतीय को दोस्तों वहाँ का राजा बनाता है और उसे सहायक संधि स्वीकार करवा लेता है दोस्तों। उसी तरह से तंजावुरी 1799 में क्या करता है, सहायक संधि दोस्तों अपना लेते हैं। उसके बाद अवध के बारे में बताए थे,
कि 1801 में जो असफुद्दौला होता है वो क्या करता है, फायकबंदी दोस्तों अपनाता है। पेशवा पेशवा कौन, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय क्या करते हैं, होलकर के डर से, होलकर से पराजय ना हो जाए, होलकर उनकी गद्दी न छीन ले, गद्दी तो छीन ही लिए थे लेकिन गद्दी प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, बेसिन की संधि करते हैं। और बेसिन की संधि के बाद दोस्तों क्या करते हैं, 1802 में फायकबंदी को दोस्तों स्वीकार करते हैं। आगे सिंधिया भी दोस्तों 1803 में, और भोसले भी 1803 में ही है कि चार, एक बार देख लीजिएगा, 1803 में ही भोसले करते हैं। गायकवाड़ भी आपका है जो 1803 में ही फायकबंदी अपनाते हैं। अगर मराठा की बात करें तो एक ही मराठा है जिन्होंने क्या किया था, फायकबंदी अपनाना ही था, कौन था, होलकर। कई प्रश्न आ जाए कि किसने फायकबंदी नहीं अपनाया था, तो होलकर जो थे दोस्तों ये क्या किया था, फायकबंदी अपनाए नहीं थे। एक बात और याद रखिएगा, फायकबंदी जो अपना रहे थे तो उनके यहाँ अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपना एक निजी व्यक्ति को रख रहे थे, मतलब कि जिसको हम लोग रेजिडेंट बोलते थे, क्या करते थे, रेजिडेंट को भी दोस्तों रखते थे। रेजिडेंट क्या करता था, तो जो भी राज्य में, जो भी राज्य मतलब फायकबंदी अपना, जैसे मान लीजिए कि क्या किया पेशवा दोस्तों फायकबंदी अपना, तो पेशवा के राज्य में क्या रहेगा, एक रेजिडेंट रहेगा जो पूरी तरह से इनके मतलब नज़र में रहेगा, मतलब क्या कर रहा है पेशवा, क्या नहीं कर रहा है, पूरे मतलब इनके जो राज्य में क्या कैसी व्यवस्था है सबकी जानकारी रेजिडेंट किसको देगा, तो जो अंग्रेज है ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों उसको देगा। इससे क्या होगा, तो अंग्रेजों को पेशवाओं के सभी गतिविधियों के बारे में दोस्तों पता चलेगा, तो रेजिडेंट को भी याद रखिएगा। अब देखिए भारत के नक्शा में दर्शाए हैं हम, तो सबसे पहले कौन था, तो हैदराबाद 1798 में, यहाँ देख लीजिए। ये मैसूर और तंजावुर देखिए इसकी स्थिति यहाँ पर है, ये दोनों 1798 में अपनाते हैं। फिर आपका 1801 में अवध, यहाँ पर उत्तर प्रदेश वाला इलाका। 1802 में आपका पेशवा, बेसिन की फंदी के बाद फायकबंदी अपनाते बाजीराव द्वितीय। फिर सिंधिया का देख लीजिए ये इलाका, और ये गायकवाड़ हो गए हैं 1804 में। उसके बाद आपका होलकर बताएं, होलकर जो मध्य प्रदेश इंदौर का इलाका है वहाँ पर उनका राजपाट चलता था। और आपका जो सिंधिया हो गया भोसले, हाँ भोसले जो है नागपुर के इलाके में इनका भी राजपाट चलता था दोस्तों, तो नागपुर में ये भोसले भी दोस्तों क्या करते हैं, होलकर को छोड़ करके, याद रखिएगा होलकर को छोड़ करके बाकी जितने मराठे होते हैं वो सब क्या करते हैं दोस्तों, एक फायकबंदी अपनाते हैं लॉर्ड यूनाजिली की, बाकी नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फायकबंदी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे याद रखिएगा कौन लाया था और कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने फायकबंदी अपनाया था, क्रम से याद रखिएगा, स्टार्टिंग का 2-4 याद रखिएगा, काम आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं अपनी आखिरी नीति जो अंग्रेजों की थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हड़प नीति या इस्यू को बोलते हैं व्यक्तिगत का सिद्धांत, या कहीं कहीं आपको मिलता है देखने के लिए क्या, विलय की नीति, सुनते होंगे विलय की नीति कौन लाया था, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब किसका नाम है, तो हड़प नीति का ही नाम है। जो कौन लाया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी लाया था। ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, मतलब ये इसकी नीति देखिएगा तो मतलब इससे बिल्कुल अलग था, किससे, तो आपका जो फायकबंदी लाया था लॉर्ड मेजली उससे। तो ये दोस्तों 1848 में क्या आता है, गवर्नर जनरल बनकर के आता है बंगाल का, और सॉरी भारत का, तो भारत का हो गया गवर्नर जनरल। तो 1848 से लेकर के 1856 तक दोस्तों ये क्या रहता है, भारत का गवर्नर जनरल बनकर रहता है, और अपनी नीति का दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, बहुत विस्तार, मतलब कि विस्तार करता है, और अंग्रेजी साम्राज्य का भी आगे बहुत बढ़ाने का दोस्तों काम करता है। तो बात है कि ये क्या था, ये हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, तो बता दें यहाँ पर कि एक ऐसी नीति थी जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के उन राज्यों में अपने अधीन कर लेती थी जहां शासक का कोई जीवित वैध पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था। अब समझिए यहाँ पर क्या है, तो ये नीति क्या थी दोस्तों, हड़प नीति। हड़प नीति के अनुसार डलहौजी ने कह दिया था कि मान लीजिए कि कोई भी ए नाम का क्या है यहाँ पर, ये दोस्तों एक प्रांत है। अब ए नाम के प्रांत में यहाँ पर कोई राजा है, तो उनको बोल दिया कि आपका राज्य तभी तक आपके अंडर में रहेगा जब तक आपका वैध उत्तराधिकारी रहेगा, मतलब आप तो अभी हैं तो आपका राज्य सुरक्षित है, लेकिन आपका अगला उत्तराधिकारी वही होगा जो आपके संतान हो, खुद की संतान होगी, मतलब कि खुद की संतान होगी तभी आपका राज्य बचा रहेगा। नहीं तो अगर आपका संतान नहीं रहा, संतान मतलब संतान में पुत्र होना चाहिए, पुत्री नहीं होना चाहिए, अगला उत्तराधिकारी में कौन होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, और वही पुत्र होना चाहिए तो वो आपका होना चाहिए, बल्कि न कि गोद लिया हुआ या दत्तक पुत्र होना चाहिए, तभी आपके साम्राज्य बचे रहेगा। अगर नहीं ऐसा होता है तो आपकी मृत्यु के बाद अगला कोई आपका वैध उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपका जो भी राजपाट है, जो भी बनाए हुए हैं, वो सब कहाँ चल जाएगा, तो वो सारी संपत्ति आपकी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाएगी दोस्तों। यही क्या थी, आपका हड़प नीति था, इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। बहुत ही खतरनाक दोस्तों नीति थी डलहौजी की। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल समझिए कि कोई भी राज्य का अगर कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब कि कोई राजा का खुद अपना पुत्र नहीं है, तो उसका जो भी राजपाट होगा राजा के मरने के बाद, वो सारा राजपाट मतलब जो भी संपत्ति हो किसके अंदर चल जाएगा, तो कंपनी के अधीन चल जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर उसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा
समझाने का प्रयास किए हैं। देखिए यहाँ पर हड़प नीति क्या थी, तो बता दिए कि उत्तराधिकारी का अभाव, उत्तराधिकारी के अभाव में क्या होगा, मान लीजिए कोई भी राजा का उत्तराधिकारी नहीं है तो उनका जो भी संपत्ति होगा वो सब किसके अंडर में आ जाएगा, तो अंग्रेजों के अंडर में दोस्तों आ जाएगा। वही बातें हम यहाँ पर लिखे हैं। और दत्तक पुत्र की मान्यता नहीं है, अंग्रेज बोल दिया था कि दत्तक पुत्र नहीं, तो सब राजा क्या करते हैं अपने राजपाट को बचाने के लिए, मान लीजिए उनका पुत्र नहीं है तो वो किसी भी बच्चे को गोद लेकर के अपने राजपाट को दोस्तों बचा सकते थे। लेकिन यहाँ अंग्रेज कंडीशन ला दिया था कि नहीं नहीं सर, यहाँ पर क्या करना, आपको दत्तक पुत्र मतलब गोद नहीं देना है, आपका संतान होना चाहिए, आपकी पत्नी से उत्पन्न संतान होना चाहिए, ना कि कहीं से आप उठा करके ले आए, ऐसा नहीं है। तो दत्तक पुत्र को क्या है, मनाही है, मतलब इसको आप नहीं कर सकते। ऐसा अगर करते हैं तो भी क्या होगा, आपका जो साम्राज्य है मतलब जो भी राजपाट है वो अंग्रेज के अधीन आ जाएगा। तो वहाँ पर आप जब देखते हैं ये झांसी को दोस्तों, तो झांसी को भी ऐसे कब्जा में दोस्तों लिया था, नहीं तो बहुत आगे बताएंगे कैसा कैसा था। ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स आया था, तो बहुत सारी मतलब कि जो छल कपट बोलते हैं, छल कपट की नीतियाँ थी। मतलब ये दोस्तों बस नाम मात्र का था कि हाँ आपका वैध पुत्र ना हो। वैध पुत्र होने के बाद भी दोस्तों किसी न किसी तरह से क्या करता था, ये डलहौजी उस राज्य को हड़पने का षड्यंत्र दोस्तों रचता था, जो आगे आपको हम बताएंगे। तो चलिए हम आगे समझते हैं ये। अब दोस्तों क्या हुआ इसका परिणाम, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। अब परिणाम क्या हुआ, तो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ। ये क्या हुआ, इससे दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसने क्या किया था, अपने हड़प नीति से, जो विलय की नीति थी, इससे बहुत सारे जो भारतीय रजवाड़े थे, रियासतें तो उसको क्या किया था, हड़प नीति के द्वारा, विलय नीति के द्वारा दोस्तों क्या किया था, अंग्रेजी साम्राज्य में दोस्तों मिला लिया था, जिससे क्या हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ था दोस्तों। भारतीय शासकों में असंतोष, अब जाहिर सी बात है कि ऐसी नीति जब रहेगी तो भारतीय शासक क्या होंगे, उसकी नीति से दोस्तों असंतोष रहेंगे। अब जो बेचारे क्या है, लंबे समय से अपने इतने बड़े राजपाट को बनाए हुए हैं, इतने संपत्ति अर्जित किए हुए हैं, अब वो उत्तराधिकारी के अभाव में क्या होगा, अंग्रेज उसको बिना किसी मतलब कि मेहनत के उस पर अधिकार कर ले रहा है दोस्तों। तो ये असंतोष दोस्तों क्या है, मतलब जो शासकों में था। उसके बाद 1857 की विद्रोह का बढ़ावा, ये दोस्तों याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है आपका। जो डलहौजी की जो विलय नीति रहती है, हड़प नीति रहती है, ये 1857 क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है दोस्तों। क्योंकि बता दिए कि बहुत सारे यहाँ पर राजा क्या शासक क्या है, इस नीति से नाखुश हैं, मतलब वो नहीं चाह रहे हैं कि क्या हो, इस तरह का नीति अंग्रेज लाए। क्योंकि हमारी जो राजपाट है, अगर मान लीजिए उत्तराधिकारी हमारा नहीं है तो हमारी महारानी है, वो क्या करेंगे, वो हमारे राजपाट चलाएंगे आगे, मतलब आगे संभालेंगे अगर हम नहीं है तो। लेकिन ऐसा अंग्रेजों की दोस्तों नीति नहीं थी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है क्या, तो ये 1857 की क्रांति का दोस्तों। वहीं बता दिए कि कुशासन का बहाना, कुशासन का बहाना। अब बता दिए यहाँ पर जिनके पास वैध पुत्र भी है, क्या है वैध पुत्र, वैध पुत्र किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अवध के बारे में बात कर रहे हैं। तो अवध की कहानी सुन लीजिए यहाँ पर। अब जैसा कि अंग्रेज बोला क्या है, अंग्रेज बोला कि आपका वैध पुत्र नहीं होता है तो आपकी संपत्ति अंग्रेजी कंपनी के अधीन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अवध के जो नवाब थे, वाजिद अली शाह, जो अंतिम नवाब है अवध के, तो उन्हीं की पत्नी का नाम है बेगम हजरत महल, उनका पुत्र है जिसका नाम है विरजिस कादरी, विरजिस कादरी। इनके पास तो वैध पुत्र भी है दोस्तों। लेकिन अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज समझ गया कि हमारी नीति में तो यहाँ सफल हो गए हैं, लेकिन हमको क्या करना, अवध पर अधिकार करना। तो क्या किया, तो यहाँ पर दोस्तों अवध पर अधिकार करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया कि आप अवध में जाइए और वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था उसके बारे में पता लगाइए और उस पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। अब वो अधिकारी कौन था, तो 1854 की बात बता रहे हैं आपको। तो 1854 में आउटरम को दोस्तों क्या करता है, ये जिम्मेवारी सौंपता है। आउटरम जाता है और गलत गलत रिपोर्ट दोस्तों बना करके अंग्रेज डलहौजी को देता है और कहता है कि वहाँ पर क्या है, पूरा अवध कुशासित हो गया, मतलब कि जो वहाँ की जनता है बहुत क्या त्रस्त हो गई है वहाँ के नवाब से, मतलब जनता नवाब से खुश नहीं है। तो कुशासन का आरोप लगाकर क्या करता है, डलहौजी अवध को अपने अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों अधीन ले लेता है दोस्तों। तो जैसा कि बताएं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अधीन जो मतलब कि जो आपका हड़प नीति लाया था वो तो था, लेकिन उसके बाद छल कपट करके भी दोस्तों वो कब्जा कर ले रहा था दोस्तों। उसके बाद ये समझ गए। उसके बाद बात करते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण। अब जब क्या कर रहे थे, जो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, पूरे भारत के जो भी रियासत थे दोस्तों उस पर अधिकार कर रहे थे। तो पूरे भारत में क्या हो रहा था, ब्रिटिश केंद्रीकृत हो रहे थे, मतलब कि ब्रिटिशों का जो शासन था दोस्तों वो केंद्रीकृत हो रहा था। मतलब कि जहाँ पर भी राजपाट चलेगा तो वहाँ एक केंद्र होकर के अंग्रेज क्या करेंगे, पूरे भारत पर अपना राजपाट दोस्तों चलाएंगे। क्योंकि पूरे भारत में जो भी रजवाड़े थे उनका राज दोस्तों धीरे धीरे छीन रहा था और किसके अधीन आ रहा था, तो अंग्रेजों के अधीन दोस्तों आ जा रहा था। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे प्रांत थे जिनको डलहौजी ने क्या किया था, हड़प नीति के द्वारा अंग्रेजी कंपनी में दोस्तों मिला लिया था। तो सबसे पहला प्रांत था
वो दोस्तों सतारा था। ये फतारा आपका महाराष्ट्र का इलाका पड़ता है। तो 1848 में क्या किया था, सबसे पहले फतारा को हड़प नीति के द्वारा विलय कर लिया था ब्रिटिश कंपनी में। उसके बाद जैतपुर आपका संभल या संबलपुर ही उड़ीसा का प्रांत है। उसके बाद बघाट आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है 1850 में। उदयपुर 1852 में। झांसी 1855 की क्रांति में दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रांत के रूप में युद्ध लड़ती है यहाँ की, जहाँ की जो रानी रहती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद नागपुर के बारे में बात करें, 1854 में ये विलय नीति के द्वारा इसको हड़प लेता है। करौली जो आपका राजस्थान का एक प्रांत है दोस्तों, 1855 में। और अवध को हवन का आरोप लगा कर 1856 में क्या करता है, इस पर अधिकार अंग्रेज कर लेते हैं। अब थोड़ा मैप में देख लेते हैं, मैप में देखिएगा थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा याद होगा दोस्तों। फतारा देखिए, आप बता दिए महाराष्ट्र का क्षेत्र था। तो 1848 में विलय नीति के द्वारा ब्रिटिश प्रांत के अधीन दोस्तों हो जाता है। तो क्रम याद रखिए, कभी कभी क्रम से पूछता है कि हड़प नीति के द्वारा कौन कौन से प्रांत क्रमानुसार इनको फजाइए। तो फतारा के बाद आपका हो गया सतारा, फिर संबलपुर, फिर आपका जैतपुर। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, ये दोनों ये जैतपुर और संबलपुर 1849 में अपनाए थे। उसके बाद 50 में आपका बघाट जो आपका हिमाचल प्रदेश का इलाका है। उसके बाद याद रखिएगा 52 में आपका उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर और 55 में आपका करौली, जो एक आपका ये करौली जो है राजस्थान का है दोस्तों एक प्रांत था। तो इस तरह से आप इसको देख करके याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम अंग्रेजों की जो ब्रिटिश विस्तारवादी नीति थी उसको हम देख चुके हैं, रिंग ऑफ फेंस, सहायक और हड़प नीति। तो इसमें याद रखिएगा, ज़्यादा जो वनडे एग्जाम है तो वनडे एग्जाम में रिंग ऑफ फेंस नीति किसने शुरू की थी, सहायक फंदी किसने लाया था, कौन कौन से प्रांत सहायक फंदी अपनाने वाले, पहला प्रांत कौन था या पहला राज्य कौन था जिसने सहायक फंदी को अपनाया था, उसकी तरह फिर हड़प नीति किसने लाई थी। ये सब क्वेश्चन आपसे वनडे एग्जाम में दोस्तों पूछता है। बाकी आप कहीं किसी भी एग्ज़ाम का अपना बीए का हो या एमए का हो या एमएनस लिखिएगा तो इसमें यहाँ पर ये सब पॉइंट आपको काम देगा। उम्मीद करते हैं क्लास दोस्तों आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी क्लास देखने का मौका मिले। और क्या कमियां हैं वो थोड़ा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि इसमें आगे चल करके हम संशोधन करें। और ऐसे ही आपके लिए वीडियो दोस्तों हम लाते रहेंगे। बाकी जो आपका 50 VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो दोस्तों बनेगा। 4 टॉपिक हो चुके हैं, 5वां टॉपिक जल्दी आएगा जनगणना, तो उसको भी देखिएगा ताकि आपका जो बिहार में आने वाला एग्जाम है बिहार SSC का, बिहार पुलिस का, तो उससे दोस्तों आपके लिए बहुत ही GS के लिए बहुत लाभदायक होगा दोस्तों। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।